हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीड प्रोडक्शन ऑफ अनियन और गार्लिक, यानी कि लहसुन और जो आपका प्याज रहता है उसका सीड किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। बोटैनिकल नेम है अनियन का एलियम सैपा, फैमिली एलियेसी और इसका क्रोमोसोम नंबर 16 है। अनियन जो है एशियन रीजन से ओरिजिनेट हुआ है और जो इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो पाकिस्तान, ईरान और माउंटेन एरियाज ऑफ नॉर्थ कंडीशंस के माने गए हैं। अनियन जो है अपने बल्बस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसका जो ऑर्डर और फ्लेवर एंड पंजेंसी है वो इम्पॉर्टेंट रहती है रिगार्डिंग द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और इसमें एक वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, यानी कि जिसे हम एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के नाम से जानते हैं। पंजेंसी के बारे में बात करें तो पंजेंसी जनरली जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं इसके टिश्यूज़ में, अनियन के टिश्यूज़ में, तब पंजेंसी क्रिएट होती है। और जनरली अनियन एक ऐसी क्रॉप है जिसे हर वे में, हर एक वेजिटेबल पर्पस के लिए कहें या फिर किसी अदर सैलेड पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि वैल्यू एडिशन की बात करें तो अनियन का इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि अनियन फ्लेक्स जो हैं और डिहाइड्रेटेड अनियन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। Then this is about the data regarding the nutrition point of view कि अनियन में फॉस्फोरस जो है लगभग 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है, कैल्शियम 180 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है और इसमें मेडिसिनल यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि इसे एज अ डायूरेटिक पर्पस के लिए और वुंड्स और इवन फॉर बॉइलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र जो है लीडिंग अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, उसके बाद फॉलोड बाय कर्नाटका और गुजरात। देन हियर आर सम हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अनियन। फाइटोकेमिकल्स जो अनियन में पाए जाते हैं वो वर्किंग ऑफ विटामिन सी को इम्प्रूव करते हैं इन आर बॉडी और इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली अनियन में क्रोमियम जैसा और वैनेडियम कंपाउंड पाया जाता है। क्रोमियम जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में या रेगुलेट करने में हेल्प करता है और जो वैनेडियम जैसा कंपाउंड पाया जाता है वो जो आपके हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अनियन जो है उसमें हीलिंग इन्फेक्शंस को जो है वो रिड्यूस करने की ज़्यादा क्षमता होती है। और रॉ अनियन को जनरली हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इट कीप्स द हार्ट हेल्दी। एंड इसमें पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसे कि क्वासर्टिन कहा जाता है, जो एक कैंसर के लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है, यानी कि ये कैंसर को प्रिवेंट करने में मदद करता है। देन अनदर यूजेस और यू कैन से द हेल्थ बेनिफिट्स जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर्स को भी क्योर करने में अनियन का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के अनियंस पाए जाते हैं इंडियन सिचुएशन में। सबसे पहले कॉमन अनियन की बात करें तो कॉमन अनियन जो कि हम सभी जिसे यूज़ करते हैं, जिसमें एक बल्ब रहता है जो कि सिंगली प्रिपेयर होता है और यह जनरली सीड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा मल्टीप्लायर अनियन की बात करें तो इस तरीके से मल्टीप्लायर अनियन के जो बल्ब्स रहते हैं वो छोटे छोटे बल्ब्स पाए जाते हैं और कुछ क्लस्टर्स में बल्ब लगते हैं। देन शैलट जो कि बल्ब्स को प्रोड्यूस करता है क्लस्टर्स में इस प्रकार से, और ये जनरली जो क्लस्टर्स पाए जाते हैं वो सॉइल के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये एक पेरिनियल अनियन है जो कि सीड्स और जनरली जो प्रोपेगेशन होती है वो प्रोपेगेट किया जाता है बल्ब्स के थ्रू। देन ये ट्री अनियन रहता है जो कि इजिप्शियन अनियन के नाम से भी जाना जाता है और एक पेरिनियल अंडरग्राउंड बल्ब को प्रोड्यूस करता है। जनरली इसे ज़्यादा कल्टीवेट नहीं किया जाता। देन शाइव जिसे कि सोइनोप्रेशम के नाम से जाना जाता है और ये एक टेट्राप्लॉइड स्पीशीज़ है अनियन की और काफ़ी हार्डी अनियन रहता है। इसके जो बंचिंग है वो कुछ इस तरीके से पाई जाती हैं और हॉलो ग्रीन लीव्स रहती हैं और जनरली इससे हम रूट डिविजन्स के थ्रू प्रोपगेट करते हैं, यानी कि जो शोइनोप्रेसम है अनियन का टाइप है जो उसे हम रूट्स के थ्रू प्रोपगेट करते हैं। और पेरिनियल बंचिंग अनियन इस तरीके से पाया जाता है जो कॉमन है चाइना और जापान जैसी कंट्रीज़ में और जनरली इसे यूटिलाइज किया जाता है इसके एडिबल टॉप पोर्शन के लिए और लीफ बेस के लिए। देन हियर आर सम टाइप्स ऑफ अनियन। अनियन को अगर क्लासिफाई करें तो साइज़, शेप, कलर के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जा सकता है। तो कलर की बात करते हैं सबसे पहले। येलो अनियन इस तरीका का रहता है, यानी कि इसमें जो येलो अनियन में जो कंपाउंड पाया जाता है वो एक फुली फ्लेवर्ड कंपाउंड रहता है और इसे जनरली जो इसकी
प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि इसे स्वीट फ्लेवर के लिए जाना जाता है, दैट इज़ नॉट सो मच पंजेंट नहीं रहता। और रेड अनियन जो कि एक वंडरफुल कलर पाया जाता है रेड अनियन में, और स्पेसिफिकली इसे हम ग्रिलिंग और रोस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वाइट अनियन को सैलेड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है या फिर कुछ सूप प्रिपरेशंस में। देन दीज आर सम वेराइटीज़, और यू कैन से द वेराइटल इम्प्रूवमेंट इन अनियन, जैसे कि IHR बेंगलोर से अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, अर्का बिंदु और अर्का प्रगति को रिलीज़ किया गया अलॉन्ग विद देयर स्पेशल फीचर्स। एंड IRI दिल्ली से पूसा रत्नार, पूसा रेड, पूसा वाइट फ्लैट को रिलीज़ किया गया। पूसा वाइट फ्लैट जो है वाइट कलर की वैरायटी है और जनरली डिहाइड्रेशन पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके जो जनरली इस वैरायटी को हम यूज़ करते हैं फॉर द ग्रीन पर्पज़ के लिए, यानी कि इसके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। देन सम वेराइटीज़ अर्ली ग्रैनो, पूसा माधवी, ब्राउन स्पैनिश, देन NHRDF नासिक से वेराइटीज़ हैं, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड रोज एंड नासिक 24-1 एंड N53। अबाउट द बॉटनी, अनियन एक बाइनियल हर्ब है, यानी कि 2 सीजन्स में अपनी प्रोडक्शन को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। यानी कि एक सीज़न में बल्ब की प्रोडक्शन होती है और दूसरे ही सीज़न में आपका जो सीड है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो फ्लावर्स जनरली इसके दूसरे फेज़ में तैयार किए जाते हैं, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बल्ब्स। तो जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर रहता है उसे अम्बल का नाम दिया जाता है और इसमें काफ़ी छोटी छोटी इन्फ्लोरेसेंस रहती हैं। अगर इंडिविजुअल फ्लावर की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है क्योंकि इसमें प्रोटेंडरी कंडीशंस रहती है, यानी कि जो एंड्रोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो फीमेल पार्ट है, यानी कि पॉलन की जो वायबिलिटी है दैट इज़ अर्लियर एज कम्पेयर टू द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो स्टिग्मा जो है वो 3-4 दिन के बाद, यानी कि पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग के बाद रिसेप्टिव रहता है। तो इसीलिए हम आर्टिफिशियल सेल्फिंग करते हैं। जो आपके अम्बल्स रहते हैं, यानी कि जिनमें छोटे छोटे फ्लावर पाए जाते हैं, या तो हम उन्हें शेक करते हैं या रब करते हैं विद ईच अदर, और सम फ्लाइज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमें आर्टिफिशियल अनियन में आर्टिफिशियली सेल्फिंग जो है अनियन में करवानी है। देन एंथसिस की बात करें तो इसमें मॉर्निंग टाइम में जनरली एंथसिस होती है, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड एंथर की जो डेहिसेंस है वो लगभग 7 से 17 घंटे के बीच रहती है, और एक दिन पहले जो है वो ज़्यादा एंथर डेहिसेंस रहती है। और जो पॉलन की फर्टिलिटी है, यानी कि पॉलन कब फर्टाइल होगा, वो एंथसिस के दिन, जिस दिन फ्लावर की ओपनिंग होगी उसी दिन पॉलन भी फर्टाइल होगा। और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जब एंथसिस हो जाएगी उस दिन ज़्यादा होगी, बट पॉलन की फर्टिलिटी उससे पहले है, तो इट मीन्स कि पॉलन जो है वो वायबल नहीं रहेंगे, या फिर स्टिग्मा जो है वो उस टाइम में रिसेप्टिव नहीं रहेगा, सो दैट एक इफेक्टिव पॉलिनेशन कैरी आउट की जा सके। सो जो ड्यूरेशन है एंथसिस की वो अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स रहती है, 4 वीक की रहती है। एक सिंगल अम्बल की बात करते हैं जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर कह रहे हैं। देन पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें जो पॉलिनेशन है वो जनरली इंसेक्ट्स के थ्रू की जाती है। तो इंसेक्ट यानी कि एंटोमोफिलस पॉलिनेशन बिहेवियर है, और बहुत ही एसेंशियल है अगर हम सफिशिएंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स को या फिर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट को अनियन की सीड क्रॉप में इंट्रोड्यूस करें फॉर सफिशिएंट पॉपुलेशन के लिए और सफिशिएंट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड क्रॉप के लिए। तो लैंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसी लैंड को सिलेक्ट करना है जो कि फ्री फ्रॉम वॉलंटियर प्लांट्स हो, कोई भी पहले का वीड सीड ना हो, या फिर ऐसी क्रॉप जहाँ पर या फिर ऐसी जो लैंड है जहाँ पर पहले अनियन की कोई भी क्रॉप ना ली गई हो, तो उस तरह की सॉइल्स में आप कह सकते हैं उस तरह की लैंड को आप जनरली रिकमेंड करेंगे सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन पीएच प्रेफरेबली 6 to 6.8 जो है वो अच्छी मानी जाती है फॉर द सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ क्लाइमेट और सीज़न की बात करते हैं। अनियन बेसिकली एक शॉर्ट डे क्रॉप है, बट इट इज़ एडवाइज टू ग्रो ड्यूरिंग रबी सीजन फॉर सीड प्रोडक्शन। बट कि अगर हम सीड प्रोडक्शन की बात करें तो रबी सीजन में हम इसकी सीड प्रोडक्शन की ओर जाते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए लगभग 21.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और जो लोअर टेम्परेचर है वो लगभग
12.8 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो कॉन्टिन्यूसली आपके जो सीड फॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूटी में रहे। तो शॉर्ट डे अनियन के जो शॉर्ट डे कंडीशंस है वो जनरली फेवर करती हैं सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो मेथड्स रहते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला मेथड है सीड टू सीड और दूसरा बल्ब टू सीड। तो दोनों ही मेथड्स जो हैं वो यूज़फुल हैं अनियन सीड प्रोडक्शन के लिए। बल्ब टू सीड मेथड को हम कॉमनली यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीड मेथड फॉर द सीड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले सीड टू सीड मेथड की बात करते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले जब हम नर्सरी को रेज करेंगे और नर्सरी से जो सीडलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करेंगे सबसे पहले अक्टूबर के महीने में, देन हम उस क्रॉप को ओवर विंटर करने देंगे उसी सेम प्लेस में, और जब तक कि उसमें बोल्टिंग ना आ जाए। उसके बाद हम सीड्स को थ्रेश करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे फ्रॉम द मैच्योर्ड अम्बल। और इस मेथड से हम ट्रू टू टाइप प्लांट्स को नहीं ले सकते, क्योंकि जनरली हम जो है एग्जामिनिंग जो करेंगे, जो रोगिंग करेंगे वो ऑफ टाइप्स के लिए करेंगे, ना कि हम बल्ब के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर की जाएगी। तो सीड टू सीड मेथड काफ़ी पॉपुलर नहीं है एज़ कम्पेयर टू बल्ब टू सीड, क्योंकि इसमें जो भी वैरायटीज़ रहेंगी या फिर जो भी सूटेबल वैरायटीज़ हैं वो एज़ पर द ब्रीडर्स डिमांड नहीं रहती और इसमें काफ़ी कम यील्ड पाई जाती है। ये मेथड जो है काफ़ी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है वो काफ़ी कम है, और जेनेटिक प्योरिटी भी अगर आप बात करें तो काफ़ी कम मेंटेन रहती है जेनेटिक प्योरिटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बल्ब टू सीड मेथड की बात करते हैं, यानी कि अगर एक नॉर्मली फार्मर्स को अगर सीड प्रोडक्शन तैयार करना है, सीड प्रोड्यूस करना है अनियन का, तो सबसे पहले जो भी फर्स्ट सीजन में बल्ब प्रोड्यूस होंगे उन्हें मैच्योरिटी के बाद हार्वेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद उन बल्ब्स को देखिए कि वो सारे के सारे बल्ब्स एक जैसे हैं कि नहीं है, यानी कि वो ट्रू टू टाइप बल्ब्स हैं कि नहीं। आफ्टर दैट आप उन बल्ब्स की शॉर्टिंग कीजिए और स्टोर कीजिए उनको अलग अलग जगह पे। देन रबी और खरीफ सीज़न की जो वेराइटीज़ रहती हैं उन्हें हम स्टोर करेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, और जिसकी वजह से हमें जो वेराइटीज़ रहेंगी वो 15 से 30 दिन के बाद इजीली मिल जाएंगी। तो स्टोर्ड बल्ब्स जो भी रहेंगे उन्हें हम प्लांट करेंगे नेक्स्ट सीज़न में, सो दैट हम उस पे से एक सीड्स की प्रोडक्शन कर सकें। तो जब भी आप सीड प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो लगभग जो बल्ब रहेगा उसका टॉप यानी कि 1/3 पोर्शन को आप कट करेंगे, और देन यू विल एग्जामिन, उसे अच्छी तरह से देखिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रोइंग सेंटर्स हैं। प्रेफरेबली सेंटर में पता चल जाएगा जब आप बल्ब को काटेंगे। तो मीडियम टू लार्ज साइज बल्ब को जनरली हम चूज़ करते हैं, और उन बल्ब्स को हम बेविस्टिन के साथ सोक करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड रहता है, क्योंकि इसमें हम बल्ब के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, और रोगिंग भी जो है वो अनडिज़ायरेबल बल्ब्स की जाएगी, जिसकी वजह से जो जेनेटिक प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी सीड प्रोडक्शन के टाइम। तो बल्ब स्पेसिफिकली 4 से 6 सेंटीमीटर साइज़ का जो बल्ब रहेगा उसे हम सही मानेंगे सीड प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से आप बल्ब टू सीड मेथड में पहले ईयर में जाएंगे। सबसे पहले सोइंग की जाएगी क्रॉप की, देन नर्सरी, देन उसी क्रॉप को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और फील्ड में इस तरह से आप जो प्लांट्स हैं आपके अनियन के उन्हें देख सकते हैं। देन स्टोरेज करने से पहले आप बल्ब की प्रोडक्शन करेंगे, तो हार्वेस्टिंग इस तरह से की जाएगी बल्ब्स की। आप बल्ब्स की शॉर्टिंग कीजिए, यानी कि जो बल्ब्स एक जैसे साइज़ के हैं उन्हें अलग रखिए, और जो बल्ब्स आपको देखने में या कलर के अकॉर्डिंगली, स्किन कलर के अकॉर्डिंगली लग रहे हैं उन्हें अलग कीजिए। तो उस तरह से आप स्टोरेज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। देन बल्ब्स की सिलेक्शन कीजिए, जो भी बल्ब्स अच्छे रहेंगे उन्हीं बल्ब्स को सिलेक्ट कीजिए, और जो बल्ब्स जिनमें डिजीज़ है या फिर जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उन्हें जनरली रिजेक्ट किया जाता है, या इस प्रकार के बल्ब्स जो कि स्प्लिट हैं। तो इस तरह से हम क्वालिटी और ट्रू टू टाइप बल्ब्स को सिलेक्ट कर सकते हैं गुड स्टोरेज कंडीशंस में। तो ये एक बल्ब प्रोडक्शन के फार्मर्स के लिए एक अच्छी टेक्निक है, क्योंकि जनरली जो सीड कॉस्ट है अनियन की वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप जो सीड है, सीड को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्ब टू सीड मेथड से। देन सेकेंड ईयर के मेथड में आप उन्हीं बल्ब्स को ट्रांसप्लांट कीजिए जो इक्वल साइज़ के हैं, और उनको कट कीजिए लगभग 1/3 पोर्शन से फ्रॉम द टॉप, और उसके बाद उनकी जो ग्रोइंग है
वो इस तरह से देखी जा सकती है। आप इन बल्ब्स को एज सच क्रॉप को इस एज सच रहने दीजिए और उसमें फ्लावरिंग स्टेज पे ये कुछ अम्बल्स देखने को मिलेंगे। देन पॉलिनेशन के लिए आप कुछ फ्लाइज या कुछ ऐसे पॉलिनेटर्स की एक्टिविटी उस फील्ड में करवा सकते हैं ताकि पॉलिनेशन जो है इफेक्टिव पॉलिनेशन हो। देन हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप रेडी हो जाएगी, तब आप जो अम्बल्स हैं उन्हें ड्राई कीजिए एंड प्रॉपरली क्लीन कीजिए, प्रॉपर विनोइंग कीजिए जो भी आपकी सीड क्रॉप रहेगी। देन यू विल गो फॉर द पैकेजिंग। देन फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो अगर आपको सीड क्रॉप तैयार करनी है तो फर्टिलाइज़र्स 25 टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली FYM और लगभग जो NPK है वो 150 टू 50 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं क्रॉप को फॉर द NPK डोजेस। और जो नाइट्रोजन रहेगी उसे जनरली हम स्प्लिट डोजेस में ही जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहली डोज जो है 30 दिन प्लांटिंग के बाद करेंगे और दूसरी डोज जो है 45 टू 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग की जाएगी। तो इस प्रकार से हम आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनियन एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि हनी बीज जो कि इंसेक्ट है वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो आइसोलेशन डिस्टेंस लगभग 1000 मीटर से लेके सर्टिफाइड सीड के लिए 500 मीटर मेंटेन किया जाता है। सो इन दिस वे हम सीड्स को स्पेसिफिकली सो कर सकते हैं मई जून में और हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बल्कि अक्टूबर टू नवंबर में। देन जितने भी सिलेक्टेड बल्ब्स होंगे उन्हें रीप्लांट किया जाएगा नवंबर दिसंबर में, सो दैट हम सीड्स को प्रोड्यूस कर सकें अप्रैल और मई में और उन्हें हम नेक्स्ट सीजन के लिए यूज़ कर सकें। अक्टूबर नवंबर जो है एक बेस्ट प्लांटिंग टाइम रहता है ट्रॉपिकल टाइप के लिए। ट्रॉपिकल टाइप्स में अगर हम अनियन बल्ब से सीड को तैयार कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम जो भी आपके बल्ब्स रहेंगे उन्हें प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे और जो स्टोरेज का टेम्परेचर रहेगा लगभग 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग विथ 65 टू 71% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम बल्ब प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं तो हमें 15 बाय 10 सेंटीमीटर का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा एंड ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन में कुछ इस तरह से हमें प्लांटिंग डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एमीटर्स के जो नोजल्स होती हैं उनके अकॉर्डिंगली। बल्ब रेट की बात करें तो लगभग 25 से 30 क्विंटल बल्ब्स हमें 1 हेक्टेयर एरिया के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे और डिपेंड करेगा साइज ऑफ बल्ब के ऊपर। देन उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिसेस जिन्हें कि इंटरकल्चर ऑपरेशन कहा जाता है जैसे कि वीडिंग, होइंग एंड सम हैंड वीडिंग और कुछ आप वीडिसाइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं वीड्स को अगर इफेक्टिवली रिमूव करना है फील्ड क्रॉप से। देन यू विल गो फॉर द इरिगेशन लगभग 7 से 10 दिन के इंटरवल में की जाएगी, डिपेंड करेगा सॉइल और सीजन के अकॉर्डिंगली। देन अर्थिंग अप एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 2 महीने बाद किया जाता है, यानी कि आप मिट्टी को ऊपर चढ़ाइए जिसकी वजह से जो बल्ब है वो आपका बल्ज आउट नहीं होगा, मिट्टी के बाहर नहीं आएगा। देन फील्ड इंस्पेक्शंस इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है अगर हम सीड क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले मदर बल्ब प्रोडक्शन स्टेज पे हमें फर्स्ट इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे सीडलिंग्स की तो हमें आइसोलेशन डिस्टेंस, वॉलंटियर प्लांट्स, ऑफ टाइप या फिर जो भी बोल्टर्स हैं, अर्ली बोल्टरिंग प्लांट्स हैं उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। देन सेकेंड इंस्पेक्शन हम तब करेंगे जब हम बल्ब्स को लिफ्ट आउट करेंगे सो दैट वी कैन कंक्लूड द ट्रू टू टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बल्ब्स। देन सीड प्रोडक्शन स्टेज पे सबसे पहले इंस्पेक्शन जो है फ्लावरिंग स्टेज में की जाएगी। देन ऑफ टाइप को जितने भी बोल्टिंग रहेगी जिन भी प्लांट्स में उन्हें रिमूव किया जाएगा एंड देन ऑफ टाइप और जितने भी रेलिवेंट फैक्टर्स हैं फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ध्यान में रखते हुए सेकेंड और थर्ड इंस्पेक्शन की जाएगी। फोर्थ इंस्पेक्शन की बात करें तो हम ट्रू टू टाइप नेचर ऑफ प्लांट को इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द रोगिंग रेगुलरली, यानी कि जितने भी आपके येलो कलर के या लैंकी प्लांट्स रहेंगे फ्लावरिंग से पहले उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा और इस तरह से हम जो अम्बल की हाइट है उनके अकॉर्डिंगली भी प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन मेजर्स टू इम्प्रूव द पॉलिनेशन, हनी बीज की कॉलोनीज़ को इम्प्रूव को हम जो है फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सो दैट एक इफ़ेक्टिव पॉलिनेशन हो और हम इंसेक्टिसाइड्स सेफ इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं फ्लावरिंग के समय। अगर ज़्यादा विंड की प्रॉब्लम है तो बीज जो हैं कई बार फ्लावर्स पे सिट नहीं करती, तो इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम विंड ब्रेकर्स का यूज़ कर सकते हैं फील्ड के अराउंड।
देन वी विल गो फॉर द मैच्योरिटी, हार्वेस्टिंग एंड क्योरिंग। जब भी सीड क्रॉप आपकी मैच्योर हो जाए तो उसे साइमल्टेनियसली हार्वेस्ट कीजिए, और हार्वेस्टिंग जो है इंस्टॉलमेंट्स में की जाती है। तो जितने भी आपके सीड्स रहेगा कैप्सूल के अंदर, जब वो ब्लैक कलर के टर्न हो जाएंगे यानी कि ब्लैक सीड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा अंबल से, तभी आप उसको हार्वेस्ट कीजिए। और हार्वेस्टिंग करने का सही तरीका है, आप जो स्टेम है अंबल की, जिसे हम फ्लावर कह रहे हैं, उसके स्टेम के साथ हार्वेस्ट कीजिए, सो दैट कोई भी मोल्ड है या कोई भी फंगल अटैक है वो अंबल को डायरेक्टली इफेक्ट ना कर सके। तो मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 से 15% एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। देन सीड यील्ड, सीड यील्ड की बात करें तो लगभग 500 से 800 केजी सीड आपको मिलता है पर हेक्टेयर, अगर आप इतनी क्रॉप को लगा रहे हैं। और सीड्स की जो ग्रेडिंग है वो हम लगभग 10x10 सीव्ड वायर मेश के साथ करेंगे, सो दैट हम सोइंग और जो स्टोरेज है उसकी जो भी रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस हैं उसे फॉलो कर सकें। Then these are the some certification standards for the bulb crop and seed crop production. बल्ब प्रोडक्शन के लिए जो फील्ड है उसे अदर वेराइटी से फाउंडेशन सीड के लिए जनरली 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाएगा। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी कि जो भी ऑफ टाइप है वो केवल 0.10% तक ही परमिसिबल हों इन केस ऑफ फाउंडेशन सीड। Then you can go for the seed standards regarding the pure seed. प्योर सीड की जो परसेंटेज है वो फाउंडेशन और सर्टिफाइड के लिए 98%, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो 98% रहनी चाहिए, इनर्ट मैटर 2%, एंड अदर क्रॉप सीड की जो मिक्सिंग है वो केवल 5 सीड्स को ही परमिसिबल किया जाएगा पर केजी के अकॉर्डिंगली, और सर्टिफाइड सीड में 10 सीड्स पर केजी। वीट सीड्स आल्सो सेम अकॉर्डिंग टू द अदर सीड क्रॉप। देन जर्मिनेशन परसेंटेज लगभग 70% रहना चाहिए, और वेपर प्रूफ कंटेनर्स में जो मॉइस्चर का कंटेंट है सीड क्रॉप के लिए वो लगभग 6% होना चाहिए। देन here you can see some problems in onion seed production. अनियन की सीड प्रोडक्शन में डिजीजेज आती हैं। सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ, पर्पल ब्लॉच, तो इस तरह की डिजीजेस को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। स्टेम फाइलम ब्लाइट, तो इन डिजीजेस को हम मैनकोजेब या फिर मोनोक्रोटोफॉस से आप इफ़ेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं। देन अनियन में थ्रिप्स की इम्पॉर्टेंस रहती है क्योंकि एक थ्रिप्स ही एक ऐसा इंसेक्ट है जो अनियन की क्रॉप में लगभग 50 से 60% तक लॉस कर सकता है। देन दीज आर सम फोटोग्राफ्स ऑफ डिजीजेज एंड पेस्ट ऑफ अनियन। अगर आपको पर्पल ब्लॉच इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं देन यू कैन गो फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीजेज, और अर्ली आप फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। देन दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्टेम फाइलम ब्लाइट। ब्लाइट के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। देन दिस इज़ द ब्राउन रॉट, यानी कि अंदर से जो आपका अनियन है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। एंड अनियन स्पट, ये कुछ ब्लैक चारकोल टाइप की आपको कवरिंग मिलेगी अनियन के बल्ब के ऊपर। देन दिस इज द ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड जो है सरफेस पे जनरली देखने को पाई जाती है लाइट कलर की, एंड दीज आर द अटैक ऑफ अनियन मैगेट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीड प्रोडक्शन और अनियन के बारे में, और जितनी भी अनियन में डिजीजेस आती हैं सीड्स के रिगार्डिंगली। देन बात करते हैं गार्लिक के बारे में। गार्लिक जो कि हमारा देसी फैमिली से बिलोंग करता है और काफ़ी फूड में फ्लेवरिंग और मेडिसिन के लिए जाना जाता है। तो अनियन की तरह गार्लिक में जो सीड प्रोडक्शन रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो लगभग 5 मीटर का मेंटेन किया जाता है 2 कल्टीवार्स के बीच। और जो सीड्स सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जनरली हम 2 इंस्पेक्शंस करते हैं आइसोलेशन के बाद, जो कि ऑफ टाइप के लिए की जाती है, और सेकंड जो इंस्पेक्शन है वो जब भी हम लिफ्ट आउट करेंगे बल्ब्स को, सॉरी 2 टाइप बल्ब्स जो रहेंगे उन्हें जब हम लिफ्ट आउट करेंगे तो उनके अकॉर्डिंगली ही सेकेंड इंस्पेक्शन की जाएगी। देन दीज आर द सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर द गार्लिक क्रॉप। देन सीड स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो एवरेज डायमीटर रहेगा बल्ब का, जो भी गार्लिक है उसके बल्ब का जो डायमीटर है लगभग 2.5 सेंटीमीटर से लेके जो वेट है 25 ग्राम तक होना चाहिए, और जो बल्ब है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन, हेल्दी और फर्म होना चाहिए। देन बल्ब में सारे के सारे वेराइटल करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और वो किसी भी प्रकार के ब्रूशेस या फिर क्रैकिंग से भी अवॉइड होना चाहिए। सो this is all about the production, seed production of onion or garlic. Thank you everyone.